अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे ही सांसदों ने इस पर प्रतिक्रिया बीते माह दी कि भारत एक ऐसा कानून ला रहा है जिससे ईसाई मिशनरीज को दिक्कतें होंगी। इस बात के लिए वो कानून सुर्खी में आता है और वो है एफसीआरए। तो आज हम आपको डिटेल में इस एफसीआरए एक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। एफसीआरए एक्ट 2.0 आ रहा है। टेक्निकली एफसीआरए एक्ट पहले से आया हुआ है, लेकिन सरकार इसके अंदर कुछ प्रावधान बदलने जा रही है। तो आफ्टर ऑल ऐसा क्या प्रस्तावित है इस कानून में जिसके चलते दिक्कतें हो रही हैं? इन दिक्कतों के चलते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार ऐसा करके अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का प्रयास कर रही है। अल्पसंख्यकों के नाम पर जो क्रिश्चियन सोसाइटी इंडिया के अंदर है, उनको फंडिंग अगर विदेश से मिलती है तो मानवीय उत्थान, सेवा, चैरिटी के लिए अगर मिलती है तो उसमें गलत क्या है? यह हाल तब था जब बजट सत्र के अंदर यह एक्ट के अंदर संशोधन प्रस्तावित था, लेकिन तब यह नहीं आ पाया था। लेकिन मानसून सत्र अब चल रहा है और इस समय पर सरकार अपने प्रस्तावों में कि कौन से एक्ट आएंगे उसमें एफसीआरए एक्ट को लेकर चल रही है। तो ऐसे में अगर एफसीआरए एक्ट में संशोधन होता है तो उससे क्या क्या बदल जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी आसान भाषा में विदेशी फंडिंग। आप देश में जब भी कोई एजिटेशन हो, आंदोलन हो, उन सब में एक शब्द बड़ा कॉमन सुनते हैं और वो है विदेशी फंडिंग का। विदेशी फंडिंग आफ्टर ऑल है क्या? विदेशी फंडिंग है कि आपने आंदोलन जारी रखा या आपने कोई कार्य किया, किसी ने आपकी इसमें सुविधा या सहायता दे दी। टेक्निकली भारत के बहुत सारे लोग भारत से बाहर रहते हैं और वो अपने देश में रेमिटेंसेस भेजते हैं। भारत में रेमिटेंसेस भेजना दुनिया में भारत को नंबर 1 पर रखता है, अर्थात विदेशों से संप्रेषित धन जो भारत को ही मिलता है उसमें भारत का नंबर 1 है। लेकिन क्या हो कि भारत में भेजा जाने वाला धन भारतीयों के द्वारा ना भेजकर या फिर भारतीयों के द्वारा कुछ देशद्रोहियों, समाज कंटकों या फिर उन लोगों के द्वारा देश में भेजा जाए जो देश की साख को नुकसान पहुंचाए, देश के अंदर विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा दे, देश विरोधी नारे लगवाए, देश की व्यवस्था को हिला दे। तो ऐसी स्थिति में इस विदेशी फंडिंग की प्रॉपर तरीके से जांच होती है। अब सवाल दूसरा है कि सर विदेशों से घर वालों को पैसा जब भेजा जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या उसमें भी एफसीआरए लगता है? नहीं। देश की कुछ ऐसी संस्थाएं जिन्हें आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज कहते हैं, सिविल सोसाइटीज कहते हैं, कुछ ऐसे संगठन जो लोगों की मदद करने के नाम पर बनाए जाते हैं, उनमें भी कई बार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह से जैसे अनुदान देश में दिया जाता है, ऐसे विदेशों से भी अनुदान प्राप्त होता रहा है। और यह अनुदान जब भी किसी देश, अब जब भी अपने देश में कोई बड़ा आंदोलन हो तो उसके अंदर चर्चा में जरूर आता है। फिर चाहे किसान आंदोलन हो या इस बार जंतर मंतर पर हुआ छात्र आंदोलन हो। आप सभी ने छात्र आंदोलन को एक नजरिए से देखा था। छात्र आंदोलन में जो सबसे पॉइंट जरूरी थे वो आपने और हमने डिस्कस किए थे। चाहे सोनम वांगचुक का जबरदस्ती ले जाना हो, उस पर आप सबने और हमने मिलकर के कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी और कहा था कि यह गलत था। छात्रों को पीटना गलत था, छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ बहुत गलत था। आपने और हमने इस पर डिटेल व्याख्या की। लेकिन कुछ ऐसी हरकतें भी मीडिया में रिकॉर्ड हुई जो भी गलत थी, जिसमें पुलिस की गाड़ी तोड़ना हो, देश विरोधी तत्वों के द्वारा देश के खिलाफ नारे लगाना हो, सेना के खिलाफ नारे लगाना हो, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना हो। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना भले ही देश विरोधी शब्दों में ना काउंट किया जाता हो, लोगों की अभिव्यक्ति में माना जाता हो, लेकिन जिस प्रकार की चीजें देखी जा रही थी, जब भी देश के संसाधनों को, देश के रिसोर्सेज को हुड़दंगियों, दंगाइयों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ओवरऑल जो टैक्स पेड है, जिन लोगों ने टैक्स से देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किया है, उन्हें इस बात पर दुख होता है कि यह मेरा ही काम है। यानी आज देश की पुलिस को हुआ नुकसान हो, गाड़ियों की टूटफोट हो या कोई भी आगजनी हो, वो भी आप ही का नुकसान है। जैसे बच्चों के पेपर लीक होना अपना नुकसान है, ठीक वैसे ही सरकारी संपत्ति का नुकसान होना भी वो भी अपना ही नुकसान है। उसे नुकसान जब होता है तो क्या इन्हें कोई भड़का रहा है? यह बात चर्चा में कब आई? जब कुछ इस प्रकार की तस्वीरें बाहर निकली जिसमें पुलिस की गाड़ी को तोड़ते हुए लोग, देश के खिलाफ नारे लगाते हुए लोग सुनाई दिए। कुछ ऐसी बातें भी बाहर आई, जैसे पन्नू का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहता हुआ पाया गया कि मेरी सीजेपी के साथ बात हुई है और उनको मैं $1 मिलियन दूंगा। बाय द वे, ये देश में कोई भी आंदोलन चल रहा हो, इसका वीडियो बाहर आ ही जाता है। ये वो व्यक्ति है जो देश को तोड़ने के नाम पर पंजाब को मिलाकर हिमाचल और इन सबसे खालिस्तान नाम के देश की कल्पना करता है। याद हो तो ये वही व्यक्ति है जिसके चलते अमेरिका ने भारत के साथ बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से कहिए, बुरा बर्ताव किया है। बुरा बर्ताव कैसे? अगर याद हो तो इसी व्यक्ति को मरवाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति, बाद में जिसका नाम विकास कुमार पता चला, वो अज्ञात व्यक्ति अमेरिका में इसको मारने का ठेका दिलवा दिया था कि भाई ये देश के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करता है और ये देश के अंदर पहले से ही वांटेड है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने जब ये जांचा और पहचाना, अभी इसके साथ साथ जो कनाडा के अंदर मरा था निज्जर, उसके साथ साथ भी नाम जुड़ा था इसका। तो ये वो लोग हैं जो एनी टाइम देश के अंदर विभाजनकारी तत्वों को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर इनके खिलाफ भारत के अंदर हमेशा एक सेंटीमेंट है कि ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इसका भी जब वीडियो बाहर निकला तो सब तरह से चर्चा होने लगी और चर्चा ये कि ये अल्टीमेटली
फंडिंग नहीं भी दिया और माहौल बना दिया कि मैं तो पैसे दूंगा साहब, कि तोड़ो साहब, भारत के अंदर आंदोलन होने चाहिए। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आफ्टर ऑल चला कौन रहा है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस भी उस समय बहुत आने लगे कि साहब दुबई से ऑर्डर आया है, 1000 प्लेट खाने की भिजवा दी गई है, कतर से ऑर्डर आया है, बांग्लादेश से ऑर्डर आया है। बहुत से लोगों का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि दुबई में भी 33 लाख भारतीय रहते हैं यूएई के अंदर, हो सकता है कोई वहां बैठा भारतीय कर रहा हो। डेफिनेटली यही कारण था कि विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई में यह कहा कि अभी हमें विदेशी कंट्रीब्यूशन की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सवाल हमेशा खड़ा रहता है और वो ये कि क्या देश के अंदर होने वाला कोई भी आंदोलन भारत से ही चल रहा है या विदेशों से प्रमोट होता आ रहा है। यह बात इतनी पुख्ता तरीके से निकल के कैसे आती है, इसके कुछ एविडेंसेस हैं। जैसे आज से 2 महीने, पिछले साल की ही बात है लेकिन 2 महीने पहले रिसर्फेस होकर बाहर आई थी, जब ट्रंप यह कहते हुए पाए गए थे कि भारत में हम पैसा क्यों देते हैं। अब ये कौन से पैसे की बात कर रहे थे? इन्होंने भारत के लिए जो सहायता राशि दी जाती है, इन्होंने एक फंड बना रखा था यूएस एड के नाम से, जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों को दिया जाता था। भारत में इन्होंने यह कहा कि वोटिंग रिफॉर्म के नाम पर हम इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। यह बड़ी सुर्खी देश के अंदर बनकर आई थी कि ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि वोटिंग रिफॉर्म के नाम पर भारत में पैसा दिया जा रहा है। सरकार को दिया नहीं जा रहा तो दिया किसको जा रहा है? आपको याद है शेख हसीना जब बांग्लादेश से बाहर निकाली गई थी, उस समय उन्होंने बार बार डोनाल्ड लू पर आरोप लगाए थे कि जब बाइडेन का शासन हुआ करता था और वो ये कह रही थी कि बांग्लादेश में जो छात्र प्रोटेस्ट हुआ वो अमेरिकी फंडेड था। डोनाल्ड लू जो कि एक आइलैंड चाहते थे सेंट मार्टिन, वो ना दिए जाने पर भड़क गए थे। बाइडेन के कहने पर वो मांग रहे थे, लेकिन जब वो आइलैंड नहीं दिया गया तो छात्र एजिटेशन को फ्यूल किया गया, फंड किया गया, पूरी तरह से देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी गई। और यह बात सच भी निकली जब यही छात्र आंदोलन जो बांग्लादेश में हुआ, इलेक्शन में जब खड़ा हुआ तो जनता का उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश को पूरी तरह अराजक स्थितियों में डालकर मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया गया, वो स्थितियां बताती हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अमेरिकी कंट्रीब्यूशन था। यह बात खुद ट्रंप जब बोल देते हैं कि हम भारत में पैसे क्यों देते हैं, हम वोटिंग रिफॉर्म के नाम पर कहां पैसा खर्च करते हैं, तो सभी के दिमाग में एक प्रश्न तैरने लगता है और वो ये कि अल्टीमेटली क्या भारत के अंदर विदेशी कंट्रीब्यूशन आता है? विदेशी कंट्रीब्यूशन आता है या नहीं आता है? लेकिन यह चर्चा इन दिनों तेज इसलिए हुई जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया कि सरकार ने उस कंट्रीब्यूशन का, चाहे जो भी हो, लेकिन अपने ऊपर आए हुए प्रेशर को वॉल्व से बाहर निकाल दिया कि ठीक है गए धर्मेंद्र प्रधान। सीआरए एक्ट का जो असल उद्देश्य है वो यही कि विदेशी धन तो आए लेकिन उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो, देश की सॉवरेनिटी का यानी संप्रभुता का उसमें ख्याल हो और डेमोक्रेटिक तरीके से अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। अब ये विदेशी चंदा आता कहां से है, होता क्या है? तो कई बार विदेशों की सरकारें, विदेशी कंपनियां, विदेशी कई ट्रस्ट, अंतरराष्ट्रीय संगठन, विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति, वो अपना पैसा, सामान या सिक्योरिटी, आर्थिक सहायता के रूप में जब डोनेट कर रहे होते हैं तो उसे विदेशी अंशदान कहते हैं। इसके तहत कौन कौन ले सकता है पैसा? तो उसमें एनजीओज ले सकते हैं, ट्रस्ट ले सकते हैं, कुछ सोसाइटी या सेक्शन 8 में अधीन कंपनीज ले सकती हैं, धार्मिक या चैरिटेबल संस्थाएं ले सकती हैं, कुछ शैक्षणिक संस्थाएं ले सकती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ले सकते हैं। और वो जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि विदेशी फंड लेने के लिए आपको भारत सरकार के पास पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए ही वैलिड होता है कि साहब मैं 5 साल के लिए, ये आपसे रजिस्ट्रेशन कि साहब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फला फला जगह से फंडिंग ले रहा हूं या फिर मैं विदेशी फंडिंग लेना चाहता हूं, ये मेरी डिटेल्स हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार ने बीच बीच में कई सुधार किए हैं। जैसे इन सभी जितनी भी एनजीओ ट्रस्ट जो विदेशी फंडिंग लेते हैं, इनको दिल्ली के अंदर ही एसबीआई में एक अकाउंट खोलना मैंडेटरी है कि आप एसबीआई के अंदर अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। एनीवे, तो फिर ये वाली चीज 5 साल में मैंडेटरी होता है। अब कौन नहीं ले सकता? तो उसमें कोई सांसद या विधायक फंडिंग नहीं ले सकता, चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार नहीं ले सकता, कोई राजनीतिक दल नहीं ले सकता, कोई न्यायाधीश नहीं ले सकता, सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकता, चुनाव आयुक्त नहीं ले सकता, इवन समाचार या न्यूज चैनल्स जो चल रहे हैं या करंट अफेयर्स की जो जानकारी दे रहे हैं उसके भी मालिक या संपादक, वो भी इस तरह का पैसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हो सकता है कि आपको फंडिंग देकर के देश में माहौल बदलने का प्रयास करवाया जा रहा हो। तो सरकार अब क्या लेकर आ रही है? तो देखो साहब, ये जो कानून है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये 1976 में आया था, लेकिन इस कानून में अब जो परिवर्तन 2026 में आ रहा है, मतलब कि लगभग 50 साल बाद जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें कुछ नए फ्रेमवर्क जोड़े जा रहे हैं। आसान भाषा में कहूं तो 3 बड़ी चीजें इस बार सरकार लेकर आ रही है। नंबर 1 कि आप 5 साल बाद अगर अपना रिन्यू नहीं करवा पाए रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में जो एसेट बनाए हैं, जो संपत्ति बनाई है आपने इस धन से, वो किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को दे दी जाएंगी। आसान भाषा में और कहूं तो आपने अगर फंडिंग से कोई बहुत बड़ा अस्पताल बना लिया या कोई आपने मंदिर बना लिया या चर्च बना ली या कोई भी आपने समाज कल्याण के लिए चीज बनाई, अगर आपने उस फंडिंग का ब्यौरा नहीं दिया, अगले 5 साल में अपडेट नहीं कराया, तो वो उठ करके डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो सरकार ने बनाई होगी अकॉर्डिंग टू लॉ, उसके अधीन चला जाएगा। नंबर 2 हां, लेकिन अगर आप रिन्यू करा लेते हैं तो फिर से वापस आपके पास आ जाएगा, यह भी प्रावधान है। नंबर 2
आपके आपके अपना जहां पर एनजीओ चला रहे हैं आप, उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए जब फंडिंग आ रही है, आपके पास कोई भी विदेशी नागरिक उस फंड को हैंडल नहीं करेगा। मतलब देश में कोई विदेशी नागरिक आसान भाषा में नौकरी नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह रखा गया है। ये दो मेजर पॉइंट यहां पर रखे गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात को बहुत तेजी से लेकर आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे इसके अंदर मतलब कुछ इस तरह के प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया गया है कि अगर आपके साथ कोई भी मतलब इस तरह की हरकत होती है कि आपके पास विदेशी अंशदान आ रहा है, तो आपको उसको रेगुलेटेड तरीके से लेकर चलना है। पहले जब कानून आया उसमें पहले मैंडेटरी किया गया कि आपको पहले मतलब मैंडेटरी किया गया कि आपको अपने एनजीओ को रजिस्टर कराना होगा। 1984 में ऐसा हुआ। 2010 के अंदर फिर इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस लाए गए। 2011 के अंदर रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग नोटिफाई की गई। 2020 में सिंगल एसबीआई अकाउंट बनाया जाए, आधार की रिक्वायरमेंट ये सब तय की गई। 2022 में फैमिली के रेमिटेंसेस और माइनर ऑफेंसेस को लेकर के फिर इसके अंदर सेटलमेंट का प्रावधान रखा गया। कुछ इस प्रकार की चीजें हर बार इसमें कुछ ना कुछ प्रस्तावित होती आई हैं। एफसीआरए अभी जो कर रहा था उसमें अब बड़े बदलाव के नाम पर केवल यही सब चीजें कि आपकी एसेट को उठा करके अटैच कर दिया जाएगा, इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों इसमें एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट और भी है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आर्ग्यूमेंट यह है कि हमारे देश में फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पर पहले भी कुछ एनजीओज के ऊपर कार्रवाई हुई है। जैसे अगर आप 2011 में हुए कुडानकुलन परमाणु संयंत्र विरोध की चर्चा को कवर करते हैं तो आप पाएंगे कि सरकार ने कुछ विदेशी फंड प्राप्तकर्ता समूहों को इस कारण से जांचा था कि आप हमारे देश में रिएक्टर का विरोध कर रहे हैं विदेशी फंडिंग प्राप्त करके। ऐसे ही जैतापुर परमाणु परियोजना का विरोध हो, ग्रीन पीस नाम का एक एनजीओ था, उस पर आईबी को यह इनपुट मिले थे, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी हुई थी कि इनको फंडिंग मिली है भारत के अंदर कई प्रोजेक्ट्स के अंदर विरोध करने की। आईबी की कई चर्चित योजनाओं में भी यह बात निकल करके आई कि यहां पर फंडिंग मिलती है, और ये खबरें हैं उस समय की 2016 की कुडानकुलन की है, 2014 की आप देख सकते हैं आईबी की रिपोर्ट है कि फॉरेन फंडिंग एनजीओस को मिल रही है। 2015 में ग्रीन पीस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, 2015 में फोर्ड फाउंडेशन, 2015 में 42,000 ऐसे एनजीओस जिस पर विदेशी धन के संभावित दुरुपयोग का आशंका व्यक्त की गई। 15-16 के अंदर लगभग 8800 एनजीओस, 2016 में लॉयर्स कलेक्टिव, 2016 में सबरांग ट्रस्ट तीस्ता सीतलवाड़ वाला, 2017 के अंदर कंपनसेशन इंटरनेशनल, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, 18-20 के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2020 के अंदर 2021 में ऑक्सफैम, ये तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस रहे जो देश में अपने आप फंड जो प्राप्त कर रहे थे, इनके फंडों को सरकार ने संदिग्ध माना कि आप इस फंड का उपयोग हमारे देश में कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। टेक्निकली ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे जिनका जो फ्रंट फेस था, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल देश में हो रही कोई भी मानव अधिकार की हनन की घटना है उसको कवर करता था। तो लोगों ने इसे इस तरह से लिया कि सरकार अपने द्वारा जो भी ज्यादतियां सरकारी पुलिस की मशीनरी के कारण कहीं भी होती है उसको अंतरराष्ट्रीय रूप से कवर ना करें ऐसे एनजीओ, उससे बचने के लिए इस तरह से इनको फंडिंग को टारगेट कर रही है, जो भी हो। लेकिन सरकार ने एफसीआरए के दायरे में देश के बहुत सारे एनजीओ को लपेट लिया था। इसका परिणाम यह निकला कि हमारे देश में विदेशी फंडिंग जो एनजीओ के माध्यम से आकर देश में अगर कहीं भी दुरुपयोग हो रहा था, उसके साथ साथ जो सही तरीके से भी उपयोग हो रहा था, वो दोनों ही रडार पर आ गए। और इससे सही तरीके से जो फंड देश की सहायता के लिए आ रहे थे उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगा। यही कारण था कि इसके ऊपर खूब विरोध होना शुरू हुआ। यह चर्चा तब हाईलाइट हुई जब मार्को रूबियो अभी 2 महीने पहले जब भारत यात्रा पर आए, तो आते ही मदर टेरेसा जो ट्रस्ट है मिशनरी से मिलने वो कोलकाता पहुंचे। मतलब दिल्ली से पहले एक तरह से उनकी सरकारी मुलाकात से पहले मिशनरी से मुलाकात हुई। इस पर हमने उस समय भी जिक्र किया था और कहा था कि यह संदेश दे रहे हैं कि डरा रहे हैं कि ऐसा मत करना। यह बात पुख्ता हुई जब 2021 की बातें निकल कर आई कि सरकार ने इनको एफसीआरए जो वो था, मतलब इनका जो मिशनरीज का जो चैरिटी का रजिस्ट्रेशन था वो रिन्यू नहीं हुआ है। 2022 में निकल कर आया कि 5000 ऐसे एनजीओ हैं जिसमें मदर टेरेसा मिशनरी का नाम भी है, जिनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया है। तो बोले ये अमेरिका जानबूझकर इन ट्रस्ट्स के माध्यम से ये दिखाना चाहता है, मिशनरीज के माध्यम से, ईसाई मिशनरीज के माध्यम से, कि हमें इनका हमारा संरक्षण है, इन्हें इनका ध्यान रखा जाए। इस पर चर्चा भी हुई। तो 2022 में सेंटर ने फिर से इनका एफसीआरए लाइसेंस 2022 के अंदर रिस्टोर भी कर दिया था, लेकिन फिर से इनके ऊपर सवाल आने लग रहे थे। तो ऐसे में मार्को रूबियो जब आए और यहां की यात्रा किए, तब यह माना गया कि कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य यह संदेश देना है कि ईसाई मिशनरीज को अमेरिका समर्थन देता है। ट्रंप के बारे में कहा भी जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से चर्चा होती है ना कि प्रधानमंत्री मोदी मतलब हिंदूवादी राष्ट्र नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं, ट्रंप अपने आप को अमेरिका के अंदर दिखाना चाहते हैं कि कहीं पर भी ईसाइयत की बात हो रही हो तो मुझे सबसे पहले देखा जाए। मतलब व्हाइट सुप्रीमेसी के साथ साथ वो प्लस में ये वाला पॉइंट भी अपना चारों तरफ से लेके चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा उनका कि वो पोप के केस में खुद को पोप बनाकर दिखाते हैं, मुझे देखो मैं पोप की तरह
दिखता हूं। तो कई बार उनकी चर्चाएं उस तरह से भी व्यापक निकली हैं। इस बात को और हवा मिली 2026 के ही 15 जून को, जब यूएस लॉ मेकर्स ने यह आवाज उठाई कि इंडिया एफसीआरए एक्ट के अंदर संशोधन लेके आ रहा है जो कि ठीक नहीं है। बाई पार्टीशन था, दोनों पार्टी की तरफ से लोग निकल कर आ रहे थे और कह रहे थे कि नहीं ये सब ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के फंडिंग में जो भारत चीजें करने जा रहा है उससे इन सब में जो भी दिक्कत हो रही है उनको अब सरकार प्रचार में ऐसे कहती है कि साहब हमारा तो बीजेपी कर रही है इस तरह का कि विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर हम निगरानी रखेंगे, विदेशी नागरिक एनजीओ के प्रमुख पद पर नहीं रह सकेंगे और धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये बातें क्यों निकल कर आई? ये बातें इसलिए निकल कर आई क्योंकि 2026 के अंदर अप्रैल में ईडी ने कुछ ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज को कैश विड्रॉ के लिए टैग किया जो कि डेबिट कार्ड से फंड निकाल करके माओवादी क्षेत्रों में पैसे बांट रहे थे। 1000 ऐसे विदेशी डेबिट कार्ड, फॉरेन डेबिट कार्ड, जिनसे 95 करोड़ रुपए निकाले गए इंडिया में और उन्हें माओवाद प्रभावित क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यह 2026 की घटना है। फिर यह बात उठा करके ईडी ने सीबीआई को सौंप दी। इसमें एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी संगठन था द टिमोथी इनिशिएटिव, उसने विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत में 93 से लेकर 95 करोड़ रुपए विड्रॉ किए और ये बिना किसी एफसीआरए की अनुमति के एटीएम से निकालकर उन क्षेत्रों में बांट दिए जो नक्सल प्रभावित थे। इसके बाद इस पर जांच भी बैठी। इस तरह की जो जांचें हैं, ईडी ने इसकी बात को सीबीआई से भी शेयर किया। यह जुलाई 2026 की खबर है। ऐसी और भी खबरें हैं जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर पंजाब में जनवरी 2025 की खबर निकल कर आई धर्मांतरण के चलते। 2 महीने पहले ही पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन, ये वाली बात भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर के निकाली कि ऐसा हो रहा है। धर्म परिवर्तन उदयपुर के अंदर भी बेनकाब हुआ जहां 100 परिवारों को ईसाई बनाने की तैयारी थी, जिसके चलते 6 पादरियों सहित 11 को डिटेन किया गया। तो हमारे देश में धर्म परिवर्तन के नाम पर इस तरह से जो ईसाई मिशनरीज का इस्तेमाल हो रहा था, टेक्निकली उन्हें भी इससे टारगेट किया जा रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही ईसाई मिशनरीज इसका विरोध में भी उतरी है कि साहब हम उस फंडिंग से लोगों का भला भी तो करते हैं। तो जो फंडिंग से भला होता है वो भला वर्सेस ये जो काम कर रहे हैं, इन दोनों की असल में बहस छिड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रिक्वेस्ट जो मैं बार बार कर रहा हूं वो ये कि कल से और मोस्ट प्रोबेबली परसों से अब आपको रेगुलर एक्सप्लेनर्स हमारे इंस्टाग्राम वाले जो चैनल है जो इस तरह का नाम से बना हुआ है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर भी मिलेगा। तो आप उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसी खबरें जो हम तत्काल प्रभाव से 1 या 2 मिनट में दे सकते हैं, उनके एक्सप्लेनर्स आपको वहां भी मिलने शुरू होंगे। ये समय की जरूरत है क्योंकि सरकार अब पूरी तरह से यहां पर लौट रही है। हम ट्विटर पर सक्रिय थे क्योंकि सरकार ट्विटर से संवाद करती थी। अब जब सरकार यहां से संवाद करे तो फिर आप लोगों को यहीं से ही कुछ जानकारियां साझा की जाती रहेंगी। तो अगर आप अपडेटेड हमारे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप हमें वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।